नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया भवानी शेरगिल को मुंहतोड़ जवाब देती है और सबको याद दिला देती है कि कल उसे जहर दिया गया था। वही यह सुनकर हसरत के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। तभी हर्षद जिंदल की मोम आरती जिंदल अनाया के सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। यह मेरी गलती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें डॉक्टर ने क्या खाने को कहा है? इतना बोलकर वह उसकी ओर देखने लगती है। वही साक्षी जिंदल आकाश को पीछे से टकली मारते हुए गुस्से में बोली, यह इन दोनों नालायकों की भी गलती है, इन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर वह गुस्से में बोली, अब बताओ डॉक्टर ने गुड़िया को क्या खाने के लिए कहा है? वो हम जल्दी जल्दी बना देते हैं, हमारी बच्ची भूखी है। हर्षद और आकाश भी एकटक अनाया को देख रहे थे। भला वह क्या ही बोलते। दुनिया की सबसे मिस्टीरियस डॉक्टर उसकी बहन है और उसके सामने बैठी उसकी बेवकूफ बुआ उसे गरीब और मामूली लड़की कह रही थी। उसे तो भवानी शेरगिल पर ही दया आ रही थी, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई अनाया की बेइज्जती कर रहा है। वो अभी कुछ बोलता, तभी बाहर से एक लड़की अंदर आई। उसके हाथों में कुछ पैकेट थे। यह कोई और नहीं अनाया की असिस्टेंट कम दोस्त रेशमा थी। वो अंदर आते हुए मुस्कुराकर बोली, खाना मैं लाई हूँ, आपको बनाने जाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह पूरे परिवार की ओर देखती है। तभी पीछे से घर का एक सर्वेंट आगे आते हुए बोला, वो मैडम लिटिल प्रिंसेस से मिलने आई है। इन्होंने कहा कि वह उन्हें बहुत अच्छे से जानती है और आपने कहा था कि लिटिल प्रिंसेस से जुड़ी हर चीज में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इन्हें अंदर आने दिया। अनाया, जो रेशमा को वहां देखकर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर रही थी, वही पूरा परिवार तो बस रेशमा को देखे जा रहा था, क्योंकि कोई रेशमा को नहीं जानता था। अनाया कड़क आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही अपनी बॉस को इस तरह से गुस्से में देखकर रेशमा को डर लगने लगा। वह आगे आते हुए खाना टेबल पर रखकर बोली, वह मुझे यहाँ भेजा गया था आपको खाना डिलीवर करने के लिए। इतना बोलकर अपनी पलकें झपका देती है। तभी अनाया की नजरें अपनी वॉच पर जाती है, जिस पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, बीवी अच्छे से खाना खा लेना। उस मैसेज को पढ़कर ही अनाया समझ गई कि यह उसके प्यारे हब्बी का काम है। वह नामे सिरी हिलाते हुए बोली, ठीक है, तुम जाओ, गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वही उसकी बात सुनकर पूरा परिवार बस अनाया को देख रहा था। तभी अनाया की बड़ी मामी रेशम की ओर देखकर बोली, बेटा तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो बस अनाया तुम्हें टाल रही थी। तुम यहाँ बैठो और हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें भी भूख लगी होगी, इतनी सुबह सुबह आए हो। इतना बोलकर वह जबरदस्ती रेशम का हाथ पकड़कर वही टेबल पर बिठा देती है। वही उसकी छोटी मामी साक्षी वहां रखा हुआ टिफिन बॉक्स खोलती है। उसमें रखी हुई चीजों को देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ खाना था, वह भी किसी बीमार इंसान के लिए बिल्कुल सही। दिखने में यह किसी 5 स्टार शेफ का बनाया हुआ लगा रहा था। यह कमाल भी हर्षवर्धन का था। उसने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी के लिए खाना बनाया था और इस वक्त उसे कौन सी चीज खानी चाहिए थी, उस बारे में उसने रेशमा से पूछा था, क्योंकि उसे पता था कि अनाया के साथ रहने की वजह से रेशमा को भी मेडिकल की बहुत अच्छी नॉलेज है और वह जानता था कि रेशमा इन सब में बहुत अच्छी है। रेशमा भी अपनी बॉस के लिए काफी खुश थी, इसीलिए उसने खुशी खुशी काफी सारी चीज बता दी। वही खाना देखते ही अनाया समझ गई कि यह खाना हर्षवर्धन ने खुद अपने हाथों से बनाया है। वह पहले भी उसके हाथ का खाना खा चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही पूरा परिवार जो बस खाने को देख रहा था, उनकी नजरें भी अनाया पर गई। अनाया की वह हल्की सी मुस्कान उन सबके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान लाने के लिए काफी थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद अनाया पहली बार इस तरह से मुस्कुरा रही थी। वह लोग बहुत खुश थे कि कम से कम अनाया के चेहरे पर मुस्कान तो आई, फिर चाहे उसकी वजह कुछ और ही क्यों ना हो। वहां पर बैठे हुए लोग भी चौंक गए थे कि अनाया मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती है। हर किसी के दिल में उसके लिए प्यार ही उमड़ रहा था, सिवाय भवानी शेरगिल के। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि भला इस फटीचर को खाना देने के लिए कौन ही आया होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह कपूर इंडस्ट्री की मालकिन है। भले ही वह कितनी ही मामूली लड़की क्यों ना हो, लेकिन अभी भी उसके पास इतने पैसे तो है कि वह एक अच्छी जिंदगी जी सके। यही सोचकर उसकी मुठिया गुस्से से कस गई।
वही आकाश जो पास में ही बैठा हुआ था। वह अनाया का लंच बॉक्स देखकर अपनी चम्मच आगे बढ़ते हुए बोला, प्रिंसेस तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं उसे टेस्ट कर सकता हूँ? इतना बोलकर उसने अपनी चम्मच आगे बढ़ा दी। तभी अनाया की आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं भाई, यह मेरे लिए है। इतना बोलकर वह चम्मच उठाकर खाने लगी। वही उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा और हर्षद अपनी छोटी सी प्रिंसेस को किसी बच्चों की तरह अपने खाने को बचाता देख उसे भी हंसी आ गई। वह भी यही चाहता था, इसीलिए उसने भी चम्मच आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं प्रिंसेस, अब तो मैं भी इस टेस्ट करूंगा, लगता है बहुत ज्यादा टेस्टी है। इतना बोलकर उसने भी चम्मच आगे कर दी। उसके साथ साथ आकाश भी एक बाइट उठाने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन तभी उन दोनों के कानों में अनाया की धीमी आवाज पागी, वैसे मैं आपको बताना भूल गई, यह खाना मेरे पति ने अपने हाथों से बनाया है। अगर उन्हें पता चल गया कि यह खाना आप दोनों ने खाया तो क्या होगा? इतना बोलकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं उसकी शैतानी मुस्कान और किसी ने नहीं देखी, लेकिन आकाश और हर्षद जो उसके पास बैठे थे और उसके और झुके हुए थे, उन दोनों ने ही देख ली थी। और जैसे ही उसने अनाया की धीमी आवाज सुनी, वह दोनों ही डर से कांपने लगे। भला वह हर्षवर्धन रावत जैसे शैतान को कैसे नाराज कर सकते थे? वह दोनों ही पीछे हट गए और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं प्रिंसेस, यह तुम ही खाओ, वैसे भी तुम बीमार हो, तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। वही पूरा परिवार जो लोगों की नोकझोंक के लिए तैयार था। इस तरह से उन दोनों भाइयों को पीछे हटा देख कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन असलियत तो बस उन तीनों भाई बहन को ही पता थी कि उनकी भोली भाली सी दिखने वाली प्रिंसेस अभी अभी उन दोनों भाइयों को अपने पति के नाम से डरा रही थी, और वह दोनों भाई डर भी गए थे। तभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भवानी शेरगिल मुस्कुराते हुए रेशमा से बोले, वैसे तुम कौन हो? तुम्हें कभी देखा नहीं, क्या तुम किसी बड़े खानदान से आती हो? वही उसकी बात सुनकर रेशम की आंखें छोटी हो गई। वह भी कुछ बोलती उससे पहले ही अनाया, जिसे बर्दाश्त नहीं था कि उसके लोगों को कोई कुछ भी कहे, वह कड़क आवाज में बोली, मिसेस शेरगिल, वह मेरी दोस्त है और वह मेरे लिए ही काम करती है, इसलिए आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए और मुझे और मेरे आसपास के लोगों से दूर रहिए। वही उसकी बात जहां जिंदल विला में किसी को बुरी नहीं लगी, क्योंकि यह सही भी था। लेकिन भवानी शेरगिल झूठे आंसू बहते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो बस जानना चाहती थी कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। तुम अब जिंदल खानदान का हिस्सा बनने वाली हो, तुम्हें अब सोच समझ कर दोस्त बनाने चाहिए। अगर तुम गलत संगत में पड़ गई या फिर लोगों ने तुम्हारा फायदा उठा लिया तो हम क्या करेंगे? सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि वो अनाया की चिंता कर रही थी, लेकिन वह एक तरह से उसकी बेइज्जती ही कर रही थी। यह बात वहां बैठे लोगों ने समझ ली, लेकिन अभी भी बेटी के मुंह में पागल अरुणा जिंदल को लग रहा था कि वह उसकी चिंता ही कर रही है। इसीलिए वह बोली, तुम्हारी मासी सही कह रही है, वह बस तुम्हारी चिंता कर रही है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस वजह से अनाया का बचा कूचा सबर भी जवाब दे गया। क्या अरुणा जिंदल को अनाया करेगी नफरत? क्या अनाया आना भवानी को बौखला देगा? किसकी साजिश होगी कमियां? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनाया डाइनिंग टेबल पर भवानी शेरगिल को मुंहतोड़ जवाब देती है, लेकिन फिर भी अरुणा जिंदल भवानी शेरगिल का साथ देते हुए बोली, वह बस तुम्हारी चिंता कर रही है। यह सुनकर अनाया गुस्से में बोली, पहली बात मिसेस जिंदल, वह मेरी मासी नहीं है, मेरी मॉम की कोई बहन नहीं थी, उनके सिर्फ 2 भाई थे, इसीलिए जबरदस्ती के रिश्ते मुझ पर थोपना बंद कीजिए। और रही बात गलत संगत में पड़ने की, तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन पहले ही जानते हैं। अगर मैं कपूर इंडस्ट्री को चला सकती हूँ तो मैं लोगों की इतनी तो परख कर ही सकती हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। और रही मिस भवानी की बात, जिन्हें लगता है कि मैं गलत संगत में पड़ जाऊंगी, तो जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घर में नहीं झांकना नहीं चाहिए। उनके घर भी एक बेटी है, उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मुझ पर। इतना बोलकर वह बिना इमोशन के खाना खाने लगी। उसकी बात सुनकर जहां भवानी शेरगिल की मुखिया कश गई थी, वहीं अरुणा जिंदल का दिल तो टूट सा गया था। आखिरकार उनकी नातिन उन्हें नानी माँ बुलाने की जगह मिसेस जिंदल कहकर बुला रही थी। वह परिवार के बाकी सभी लोगों को मामा, मामी या फिर भाई कहकर बुला रही थी, लेकिन बस उनसे ही अपना रिश्ता नहीं रख रही थी। यही सोच सोचकर उनका दिल टूटे जा रहा था।
और अगर इन सब के बीच अगर कोई गुस्से में था, तो वह था मोहन जिंदल, क्योंकि उन्होंने कल ही अपनी बेवकूफ बीवी को समझाया था कि वह कोई गलती ना करें और ना ही कोई बेवकूफी करें, लेकिन उनकी बीवी के दिमाग में कुछ आया ही नहीं और आज उन्होंने वापस उसे नाराज कर दिया। कभी वो खाना ही खा रहे थे, तभी वहां पर एक लड़की आई जिसने घुटने से ऊपर तक की ड्रेस पहनी हुई थी और ऊपर से वह ड्रेस स्लीवलेस थी। बालों को स्ट्रेट करके खुला किया गया था। वह चेहरे पर वैसे तो काफी ज्यादा मेकअप था, लेकिन खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। वह लड़की हील्स पहनकर अंदर आते हुए मुस्कुराकर बोली, मैंने सुना है जिंदल परिवार की प्रिंसेस घर आई है, मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। इस आवाज को हर किसी ने सुन लिया था। हर कोई दरवाजे की ओर देखता है तो वहां पर कोई और नहीं, काजल खड़ी थी। यह कोई और नहीं हर्षद जिंदल की वही मंगेतर थी जिसके साथ उसकी सगाई होने वाली थी। वही उसे वहां देखकर जहां पूरा परिवार खुश था, वही आकाश और हर्षद जिंदल की आंखें छोटी हो गई थी, क्योंकि वह काजल का सच पहले से जानते थे कि वह कोई अनाथ गरीब बेचारी लड़की नहीं है। तभी आगे आते हुए काजल बोली, कैसी है दादी माँ, आप ठीक तो है? वही उसे वहां देखकर भवानी शेरगिल भी खुश हो जाती है। वह खुश होते हुए बोली, अरे काजल तुम आ गई, अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे बारे में ही बात करने वाली थी। मैं सोच रही हूँ अब सगाई की बात टाल देते हैं, हम सीधा शादी ही करवा देते हैं। वैसे भी हर्षद की उम्र हो चुकी है शादी की, और वह कितना वक्त अकेला रहेगा, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। यह सुनकर जहां हर्षद की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, वही आकाश उन सबको घूर रहा था, तो वही अनाया बिना इमोशन के बस अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसे काजल पर गुस्सा आ रहा था, भला उसने उसे मारने की कोशिश की थी, और अनाया अपने उस जन्म में किसी का उधार नहीं रखती थी। वही पूरा परिवार के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। जहां जिंदल परिवार की औरतों के चेहरे पर खुशी के भाव थे, वहीं मर्दों के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड भाव थे, क्योंकि वह सभी लोग काजल को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। हालांकि उन सभी ने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया था और वह क्लीन था, ज्यादा उसमें कोई बुरी चीज मिली नहीं थी। वह बस अनाथ थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करती थी। हालांकि कभी कभार उसका छोटा मोटा झगड़ा भी हुए हैं, उससे ज्यादा उसके बारे में उन लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। लेकिन वह नहीं जानते थे कि जिस किसी ने यह इंफॉर्मेशन किल की थी, वह कोई और नहीं घर का बटलर था, और बटलर पहले ही भवानी शेरगिल से मिला हुआ था। आखिरकार वह उसकी बेटी थी। दूसरी ओर यह सब कुछ सुनकर काजल शर्माते हुए बोली, आप यह क्या कह रही है बुआ जी? अभी तो मैं जिंदल परिवार की प्रिंसेस से मिलने आई हूँ, वह कहाँ पर है? इतना बोलकर वह डाइनिंग टेबल पर अपनी नजरें दौड़ाती है। वैसे तो उसके चेहरे पर नफरत थी, क्योंकि अनाया को मारने की कोशिश उसी ने की थी। भवानी ने उसके कान भरे थे कि अनाया ने घर में आने से पहले ही उसकी सगाई तुड़वा दी थी और जिंदल परिवार में उसकी अहमियत कम करवा दी। अगर वह उसे घर में वापस आ गई तो उसका जिंदल परिवार में शादी करना बेकार हो जाएगा। यही सारी चीज कहकर उसने काजल के कान भरे थे, और काजल ने इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर उस लड़की को अनाया को मारने के लिए भेज दिया था। वही काजल की आंखों की नफरत किसी ने नहीं देखी, सिवाय हर्षद और आकाश ने। अनाया की नजर तो अभी भी ऊपर नहीं उठी थी, वह तो बस अपने आप ब्रेकफास्ट करने में बिजी थी। उसने अच्छे से पूरा ब्रेकफास्ट किया। आखिरकार यह उसके हस्बैंड की मेहनत थी, भला वह जाए कैसे जाने देती है। पूरा ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने अपने फोन से ही हर्षवर्धन को एक प्यारा सा मैसेज लिखते हुए टाइप किया, हब्बी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, इतने प्यारे सरप्राइज के लिए थैंक यू एंड लव यू। उसके साथ कई सारी इमोजी भी लगाए हुए थे। तभी काजल उसके पास आते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम हो जिंदल परिवार की प्रिंसेस। वही ऐसे अचानक किसी के हाथ पकड़ने से अनाया को गुस्सा आया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसे छुए, इसलिए उसने झटके से अपना हाथ खींचा। काजल जो यही चाहती थी, वह तुरंत पीछे गिरने का नाटक करती है और जमीन पर गिरकर रोते हुए बोली, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मुझे माफ करना, मैंने तो बस खुश होकर तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुमने मुझे गिराया क्यों? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो बोल दो, इस तरह से मेरी बेइज्जती मत करो। इतना बोलकर वह झूठे मूठे आंसू पूछने लगी। वही भवानी शेरगिल भी उसके पास आते हुए गुस्से में बोली, यह क्या तरीका है बदतमीजी का? तुम पहले भी बदतमीजी कर रही थी, मैंने यह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम उसे इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकती।
और तुमने तो इसे गिरा भी दिया। अगर इसे चोट लग गई होती तो क्या होता? पूरा परिवार भी परेशान था। हर कोई काजल को देखने के लिए उसके पास जाने लगा। वहीं अनाया अभी भी खामोश वहीं पर बैठी हुई थी और उसके आसपास हर्षद और आकाश भी बैठे हुए थे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अनाया को अभी भी खामोश देखकर अरुणा जिंदल थोड़ा गुस्से में बोली, अनाया यह क्या बदतमीजी है? वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। तुम इस तरह से उसे बदतमीजी नहीं कर सकती। माफी मांगो उनसे। वह बस तुमसे बात करना चाहती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं भी। वैसे तो पूरा परिवार नहीं चाहता था कि अनाया माफी मांगे, लेकिन कोई भी बीच में नहीं बोलता। भवानी शेरगिल आग में घी डालने का काम करते हुए बोली, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे बेइज्जती कर रही थी। तुम्हें मैं पसंद नहीं थी क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मोम की जगह मैंने ली है, लेकिन यहाँ तो बात तुम्हारी होने वाली भाभी की है। तुम इस तरह से उसे बेइज्जत नहीं कर सकती। वैसे भी वह इस घर की होने वाली बहू है, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। मानती हूँ कि तुम एक छोटे से गांव में पाली बड़ी हो और तुम्हारी बड़े खानदान में रहकर किस तरह से बात करनी है तुम्हें नहीं आता, लेकिन तुम इस तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अनाया, जिसे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो धीमे से बोली, वैसे हर्षद भाई, आपकी किस्मत तो मुझसे भी बुरी है। आपका परिवार आपको खुद बर्बाद कर रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या बदकिस्मत है आप। मुझे तो आप पर ट्रेस खाना चाहिए। वही उसकी बात उन दोनों भाइयों ने सुनी थी, जिसे सुनकर हर्षद को गुस्सा आ रहा था तो बागी आकाश को हंसना आ रहा था। उनकी बहन कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टीवी। वो किसी की बेइज्जती करते हुए कितनी मासूम लड़ती है। क्या जवाब देगी अनाया इनकी बातों को, और कैसे पर्दा फंस करेगी अनाया अपने गुस्मान का? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।